फिर एक बार रिपीट कर देंगे तो हम लोग का रिपीट हो जाएगा। चलिए, स्क्रोफोल्सो ग्रुप जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म का ग्रुप है। जब भी हमें मेटाबॉलिक या फंक्शनल प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम स्क्रोफोल्सो ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लिम्फेटिको ग्रुप है। जब भी हमें लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज होंगे हम लिम्फेटिको ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। एंजाइटिको ग्रुप, जब भी हमें ब्लड, हार्ट, आर्टरीज या वेन से संबंधित प्रॉब्लम आएंगी तो हम एंजाइटिको ग्रुप का प्रयोग करेंगे। फेब्रिफ्यूगो, जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, वायु वात की बात करेंगे, गैसेस की बात करेंगे, हम फेब्रिफ्यूगो को इस्तेमाल में लाएंगे। पोटोरोल, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो पोटोरोल औषधियां काम करती हैं। इसके साथ ऑक्सीजन भी लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन में भी हम पोटोरोल ग्रुप का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्मी है। वर्मी फ्यूगो के लिए हम लोग वर्म्स को लेते हैं। इसके अलावा ये भी नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। उसके बाद कैंसरसो हैं। ये सेल्स पे, टिश्यूज पे, स्ट्रक्चर पे काम करती हैं और ऑर्गन्स के जो सॉरी ऑर्गन पे काम करती हैं और जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है उन पे काम करती है। जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वहां पे हमने फंक्शन की बात करी थी, हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कैंसरसो ग्रुप प्रयोग में लाएंगे। उसके बाद लास्ट है वेनेरियो ग्रुप। जब भी हम डीजनरेटिव डिसीजेस की बात करते हैं, पैतृक रोगों की बात करते हैं, सेल लेवल पे चेंजेस की बात करते हैं, जैसे हम कैंसर, एड्स, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों की बात करते हैं या वायरस की बात करते हैं, तो हम वेनेरियो ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी लगभग सबके साथ यूज करी जाती है। क्लियर? यस सर। चलिए, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके पढ़ाऊंगा। एक साथ पढ़ाने से पढ़ा तो दूंगा लेकिन चीजें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले लिखिए, स्क्रोफोल्सो ग्रुप में 8 रेमेडीज आती हैं। हम बिल्कुल बेसिक रेमेडीज की बात करेंगे। स्क्रोफोल्सो ग्रुप में 8 रेमेडीज होती हैं। S1, S2, S3, S4, सॉरी S4 काट दीजिए, S5, S6, S10, S11 और S12। मैं इसको लिख भी लेता हूँ और क्लियरिटी आ जाएगी। एट रेमेडीज होती हैं। इसको बताते हैं S1 के नाम से, S2, S3, S5, S6, S10, S11, S12। तो हमने इसके बारे में बेसिक चीज जानी थी, वो सेम रहेगी, वो नहीं बदलती। अब इन रेमेडीज के गुण क्या हैं, सिंगल सिंगल रेमेडीज पे चलेंगे। S1 जो है ये लिम्फ की रेमेडी है।
जब भी हमें लिम्फेटिक सिस्टम संबंधी इश्यूज होंगे तो आपने इस औषधि का प्रयोग करना है। ब्रैकेट में लिख लीजिए मेल। जब मैं S2 की बात करता हूं तो ये ब्लड की रेमेडी है। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए फीमेल। जब मैं इसकी S3 की बात करता हूं तो ये रेमेडी है स्किन की। 5 की बात करता हूं, ये है बाइलस की, लीवर की। S6 की बात करता हूं, ये है किडनी की रेमेडी। हालांकि इनके और भी काम है, पर इसे बेसिक डिटेल में हम इस तरीके से समझ सकते हैं। S10 की बात करता हूं, ये है डाइजेशन की। S11 10 पॉइंट्स और S12 आइज। ये इसे याद करने का सबसे इजी तरीका है जिससे आप रेमेडीज की गहराई को आसानी से समझ सकते हैं। S1 ये हीट जनरेटिंग मेडिसिन होती है, बॉडी में हीट जनरेट करती है, इसलिए इसको मेल कैटेगरी में रखा गया है। पर ये बॉडी के लिम्फ सिस्टम पे, यदि हमारी बॉडी में कहीं सूजन आ जाए, हमारी बॉडी में लिक्विड की मात्रा बढ़ने लगे, जो फ्लूइड्स की मात्रा होती है बढ़ने लगे, आलस हो, थकान हो, ये फ्लूइड्स बढ़ने के कारण होता है, तो ये इसको कंट्रोल करती है, इसलिए इसको लिम्फ की रेमेडी बोला गया और मेल सेक्टर में रखा गया। ऐसे ही S2 की अगर बात करी जाए तो ये ब्लड कॉन्स्टिट्यूट वालों के लिए बेटर होती है, जिनके अंदर गर्मी उत्तेजना बहुत होती है। तो गर्मी के कारण क्या होता है कि इनके जो ऑर्गन होते हैं वो एक्सेसिव वर्क करने लगते हैं और नेचर चेंज होने की वजह से उनमें हल्की सूजन आ जाती है, जल तत्व बढ़ जाता है। उसको रिलीज करने के लिए S2 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको फीमेल रेमेडी बोला गया। S3 हमारी स्किन की जहां कहीं भी लेयर आती है, सिर्फ स्किन की लेयर नहीं, जहां कहीं भी हम लेयर की बात करते हैं वहां पे S3 रेमेडी यूज की जाती है। सपोज कीजिए आपकी त्वचा की कोई समस्या है, हम S3 का प्रयोग करेंगे। सेल के ऊपर इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है, इंट्रा सेलुलर स्पेस के नीचे एक थिन लेयर होती है जो सेल का एंडिंग पॉइंट होती है। यदि उसमें भी कोई इशू आता है तो आप S3 की रेमेडी का प्रयोग करते हैं। यानी जहां कहीं पे भी लेयर बनेगी वो S3 के अंतर्गत काउंट करी जाएगी। उसके बाद S5 की बात की जाए तो जो बाइलस नेचर होता है, यानी पित्त प्रधान होते हैं व्यक्ति जिनमें गर्मी अधिक रहती है, पित्त ज्यादा बनती है, क्रोध, चिड़चिड़ापन, जलन, एसिडिटी, जब भी ऐसी चीजें बनती हैं तो हम S5 रेमेडी का प्रयोग करते हैं। S6 जो रेमेडी है ये किडनी फंक्शन की रेमेडी है। किडनी की रेमेडी गलत लिखा है, ये किडनी फंक्शन कर लीजिए, क्योंकि मैंने ही बताया था स्क्रोफ ऑल्सो ग्रुप आपके फंक्शन पे काम करता है। उसके बाद डाइजेशन की जब बात करी जाती है तो S10 रेमेडी है। जब भी हमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो हम बेसिक टिश्यूज को पढ़ते हैं, उनमें जब भी डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम आएगी तो S10 रेमेडी प्रयोग की जाती है। मोटे तौर पे कहा जाए तो डाइजेस्टिव रेमेडी है ये, भले ही लेवल कोई भी हो, तो हम इसको मेटाबॉलिज्म की रेमेडी भी बोल सकते हैं। S11 ये ऊपर आपने जो कोई भी चीज देखी, जब इनके ब्रेन रिलेटेड पॉइंट कमजोर पड़ जाते हैं तो बॉडी में हार्मोनल या फिर फंक्शनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।
S11 उनको कवर करती है। इसके अलावा ये होप की रेमेडी है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज की उम्मीद लगाता है तो ये रेमेडी उसके लिए दी जा सकती है। और आप देखिए, हर व्यक्ति को जिंदगी में कोई ना कोई होप रहती है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। तो S11 आपकी होप की रेमेडी है। जो व्यक्ति उम्मीद लगाएगा तो उसको कुछ ना कुछ फंक्शनल ब्रेन फंक्शनल इश्यूज आएंगे आएंगे। वो उम्मीद पे जी रहा है। तो S11 उसके लिए एक बेसिक रेमेडी का काम करती है। S12 आइज की रेमेडी है। अभी तक इसके फंक्शन बहुत ज्यादा देखे नहीं गए, इस पे ज्यादा रिसर्च भी नहीं है, तो इसको कॉमनली आइज की रेमेडी के बोल के छोड़ दिया गया है। पर यदि आप इसके डेप्थ में जाते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी आशाएं जुड़ी हैं, आशाएं S11, जितनी भी उम्मीदें जुड़ी हैं, जो आप देखने का प्रयास करते हैं, वो सब S12 के अंतर्गत में आते हैं। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि S12 जो है ये सिस्टर रेमेडी है, और वहीं आइज की जो रेमेडी है ये ब्रदर रेमेडी है। ये एक भाई बहन की तरह बिहेव करती है। ऐसे ही अगर मैं इसकी तुलना S11 की तुलना डाइजेशन से करूं तो डाइजेशन सिस्टर रेमेडी है और S11 ब्रदर रेमेडी है। जिसका अर्थ ये हुआ कि जब भी किसी को मेटाबॉलिज्म से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम उसे एस्टेन देते हैं। पर जब एस्टेन उस पर रिजल्ट नहीं दिखा पाती, जिसका सीधा सा मतलब है कि उसके ब्रेन इश्यूज में ब्रेन पैटर्न्स में इश्यूज आए हैं, तो हम S11 का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा स्क्रॉफ ऑल्सो 8 रेमेडीज का एक बिल्कुल बेसिक रेमेडियल पार्ट है। हम कब कहाँ कौन सी रेमेडी प्रयोग करेंगे इस चार्ट के द्वारा आसानी से जाना जा सकता है। यदि आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज नहीं समझ आई हो, आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? सर अगर कॉम्बिनेशन वाला जो चीजें होती हैं तो मतलब ऐसा कहा जाता है ना सर हमारे ईएच में कि एज ग्रुप की दो मेडिसिन नहीं मिलाई जा सकती या तीन मेडिसिन नहीं, तो ऐसा होता है क्या सर कि एज ग्रुप की दो या तीन मेडिसिन मिला के नहीं दी जा सकती? अगर पेशेंट में तीनों के सिम्टम आ रहे हैं, लाइक जैसे आपने बोला आईज या होप और या किडनी, तो ऐसे क्या हम इन तीनों को मिला के दे सकते हैं एक ही उसमें कॉम्बो में? हाँ, मिला के दे सकते हैं, लेकिन रेशियो अलग अलग रखे जाते हैं। जी। ठीक है, आप मिला सकते हैं। शुरू में जब बेसिक रूप से पढ़ाया जाता है तब मना किया जाता है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे केस में आप मिला के दे सकते हैं। पर एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे जब मेटिजिनेन रेमेडीज का निर्माण किया था तो S1 के समस्त गुण S2 में पाए जाते हैं। सिर्फ एक रेमेडी चेंज करके उन्होंने उसके पूरी जो क्वालिटीज हैं उसको चेंज कर दिया। तो अगर ये आप सर वही वही मेरे को कंफ्यूजन वही हो रहा था, क्योंकि हाँ, जब भी हम बात करते हैं 114 प्लान की तो S1 से S2 में केवल एक ही प्लान बदलता है। जी, ऐसे ही S3 के अंदर आप देखेंगे तो उसमें भी एक या दो प्लांट का ही चेंज है, उससे ज्यादा नहीं है। करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ वही वही, तो हम इसलिए ये कंफ्यूजन। कहते हैं कि S1 से अगर S1 ना काम करे तो S2 दे दें, S2 काम ना करे तो S3 दे दें, S3 काम ना करे तो S5 दे दें। इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, तो आपको रेमेडी मिलाने की जरूरत नहीं होती। परंतु फिर भी यदि आप रेमेडी मिलाना चाहें तो आपने उनके रेशियो को देखना है कि उससे प्लांट्स का इम्पैक्ट कौन सा ग्रो कर रहा है और आपको कौन से प्लांट की आवश्यकता है। तब आप मिला सकते हैं, नहीं तो इनको मिलाने की जरूरत नहीं होती। ओके सर, ये 114 प्लांट के बारे में अगर हमको डिटेल से अध्ययन करना है कि इस प्लांट में ये गुण होते हैं और ये इस चीज पे काम करता है, इस ऑर्गन पे या इस फंक्शन पे, वो हम कहाँ से पढ़ सकते हैं सर? मैम, इसके लिए बुक्स हैं, बुक्स में आपको सब कुछ मिलेगा, नहीं तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको एक बेसिक पॉइंट दे देता हूँ। अगर आप फार्मेसी में डील करते हैं, अगर आप दवाइयाँ बनाना चाहते हैं तो आप प्लांट्स पे जाइए, नहीं तो मेरे हिसाब से बेकार है। हालांकि मैं अब आपको डिटेल दूंगा प्लांट्स की, पर आपको खुद भी लगेगा ये यूजलेस है। उसका कारण है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो मेन रेमेडी है वो 38 रेमेडीज हैं। उनके अंदर कौन से प्लांट मिलाए गए हैं हमें उन पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें बता दिया गया कि S1 क्या काम करती है, S2 क्या काम करती है, S3 क्या काम करती है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए स्लाइड्स लेता हूँ।
ये आपकी S1 की रेमेडीज हैं, जो 9 रेमेडियों को मिलाकर S1 बनाई गई है। यहाँ पे सबके 10 पार्ट्स लिए गए। इसके बाद आप इसको सिर्फ सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या रिपीटेंस हो रही है। सबसे पहले हमारी जो रेमेडी है वो कॉकलेरिया ऑफिसाइनलिस है। इसमें यौन स्वास्थ्य, शीघ्र पतन, स्तंभन दोष, स्वयं शुक्राणु, महिला स्वास्थ्य, अनियमित पीरियड्स, सफेद पानी, पीसीओएस और पीसीओडी, प्रजनन क्षमता, त्वचा की समस्या, मुहासे, फंगल इन्फेक्शन, बालों की समस्या, बालों का विकास, बालों में रूसी, पुरानी बीमारी, शुगर, डायबिटीज, वजन घटाए, अनिद्रा की समस्या, लिवर रोग, माथे में दर्द, लार ग्रंथियों का ठीक से काम ना करना, गनोरिया, दमा, फेफड़ों में सूजन, विटामिन सी का सोर्स, कर्पी रोग में लाभकारी, मसूड़े फूलने में, फटी आवाज और गलक्षत में कुल्ला करने में काम आती है, जीवन शक्ति बढ़ाती है, श्वेत विकार, शोथ, रोम विकार। अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें S1 से मैच कर रही हैं, यानी ये आपकी लिम्फेटिक सिस्टम पे काम कर रही है। अब हम आते हैं दूसरी, यस सर। हाइड्रास्टिक कैनाडेसिस, सर्दी, आंखों के संक्रमण और गले में खराश के लिए पारंपरिक दवा के रूप में, पाचन में सुधार, मूत्र पत्र के संक्रमण को, श्वसन पथ संक्रमण को सर्दी के इलाज में भी मदद कर सकता है। एक्यूट डायरिया, छोटी आंत के जीवाणुओं में अतिवृद्धि का इलाज, सूजन, पेट में दर्द, मितली, दस्त, भूख ना लगना, श्लेष्मा शोथ, खुजली वाली आंखों की जलन के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। मसूड़ों के दर्द के इलाज, मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों से खून बहना, गले का खराश, सामान्य सर्दी और ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण, श्वसन पथ के संक्रमण और सर्दी, खांसी और ब्रोंकाइटिस जैसे सूजन, कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन जो मधुमेह से जुड़े होते हैं। मधुमेह में उच्च रक्त शर्करा के उपचार में कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो जो बॉडी में हाइपरनेस आती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, S1 उसको रिड्यूस करती है। हम फिर कहेंगे कि S1 का डाइल्यूशन, फर्स्ट डाइल्यूशन लिम्फ को कंट्रोल करता है, यानी ये लिम्फ को कंट्रोल करने वाली रेमेडी है। देन थर्ड पार्ट पे आइए, मैटेरिका कामामेलिया, ये गेंदे की उससे बनती है, दिमाग को शांत करती है, एंजाइटी डिसऑर्डर को दूर करती है, नींद लाने में मदद करती है। नींद किस व्यक्ति को नहीं आती जो हाइपर होता है, तो हाइपरनेस को कम करने के लिए S1। एंजाइटी किसको होती है, जिसकी थकान नहीं होती, थकान दूर करने के लिए S1। दिमाग बेसिकली थका हुआ है। पेट संबंधी समस्याएं जैसे गैस, कॉलिक, अपच, गैस से राहत, अल्सर और पेट को आराम पहुंचाने में मदद करती है। यह शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित कर मधुमेह से बचाए रखने में मदद करती है। यानी अगर आप इनको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे सिम्टम आपको S1 में पड़ेंगे, मिलेंगे। जो लोग मेडिसिन को बनाते हैं उनको इन प्लांट्स पे काम करने की आवश्यकता पड़ती है। एज अ प्रैक्टिशनर हमें इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें ये बता दिया गया कि S1 किस क्षेत्र पे काम करती है। हम सिर्फ S1 को कवर कर लें तो समझिए हमने इन सबको कवर कर लिया, तो हमें इनको अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा अपना व्यू है, बट अगर आपको लगता है कि पढ़ने की जरूरत है तो बिल्कुल पढ़िए। बुक्स में भी मिलेगा ये आपको और इंटरनेट पे भी मिलेगा। पर फाइनली आपको इसको समझने के लिए किसी टीचर की जरूरत होगी, या डायरेक्टली समझ नहीं आती चीजें। जैसे मैंने अभी जी। बताया कि ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगी, ये हमारे सिक्रेशन ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगी, तो आपको बॉटनी में जाना होगा, साइंस में जाना होगा, तब ये क्लियर होगा। और अब मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की उम्र पढ़ने की है। शायद सीख सकते हैं, देखिए हम सीख सकते हैं, पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। रीडिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो जो चीजें आपको याद करनी है आप याद नहीं कर सकते। याद वाला पैटर्न निकल चुका है हम लोगों का। आप 12वीं क्लास की साइंस की बुक देखिए, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक बच्चे की बुक उठा लीजिए और उसकी बुक को देखिए, उससे पूछिए कि तू क्या याद कर रहा है, वो कहेगा रट्टे मार रहे हैं। अगर एक भी शब्द इधर उधर हो जाता है तो उनके आंसर कट जाते हैं, गलत हो जाते हैं। करेक्ट। तो हम लोगों के लिए स्टडी नहीं है ये। बाकी आप तो लोग सर करिए, हम मैं पढ़ा दूंगा। तो सर हम लोग की मेमोरी के लिए कोई रेमेडी हम लोग ले नहीं सकते हैं, मतलब याद करने के लिए? याद करने के लिए S11 S1 सबसे बेस्ट रेमेडी है। ऐसे क्या रहेगा? ओके फाइन, थैंक यू सर। ठीक है। बाकी देखिए हर चीज का ना एक पैटर्न होता है, कि एज होती है। यस सर, दैट आपकी इज एज परफेक्टली निकल ऑल गई, ओके। हाँ एज निकल गई, उसके बाद आप पढ़ तो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको अपने बाकी कामों को छोड़ना होगा। लक्ष्मी और विद्या साथ साथ किसी के पास नहीं आते, या तो लक्ष्मी करेक्ट। आएगी या विद्या आएगी। हम राइट, लोग थैंक इनको यू समझ सर। सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हम अगर 38 रेमेडीज को अच्छे से समझ गए तो हमारे लिए प्लांट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें इनका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हमने तो इन 38 रेमेडीज से दवाइयां बना के देनी है। और अगर हमें पता है कि ये दवाई इसका काम करती है, इसका ये कॉम्बिनेशन है, और हम इस तरीके से बनाएं, तो वो 38 प्लांट मतलब वो 114 जो प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। अब जैसे S1 में हमने 9 प्लांट्स डाले,
वो 9 के 9 प्लांट जो है वो हमारे लिम्फ को एक्टिवेट करने का काम करते हैं मेल फीचर के रूप में। कोई प्लस करेगा, कोई माइनस करेगा, जिससे वो रेमेडी उसकी पावर एनहेंस होती है। तो हमें उनको समझने की बजाय S1 को समझना है कि इसकी पावर क्या है। अगर ये समझ गए तो हमारे पेशेंट को आराम आ जाएगा। So I'm just talking about these 38 medicine ना, 38 मेडिसिन की रिमेम्बरेंस की मैं बात कर रही थी। हाँ, नहीं इनको तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे मैं ये बता रहा हूँ आपको। इसके जी। अलावा इनकी बुक्स आती हैं, बुक का रेफरेंस मैंने दिया भी है ग्रुप के अंदर। ओके, आप मतलब इनका पैन पिक्चर हमको क्लियर हो जाए ना, दैट विल बी वेरी नाइस एंड गुड फॉर हाँ, अस। इसके लिए आपको एक सजेशन और है, जो भी आप बुक लें, लगभग सभी बुक्स में ये डिटेल मिल जाती है। जो भी बुक लें उसको अच्छे से बार बार पढ़ें। अगर आपको किसी पेशेंट की कोई दवाई बनाने का टेक्निक भी मालूम है, तब भी उसको पढ़ के बनाएं। जब आपका फार्मूला पास हो जाए तो उसे एक फाइनल फार्मूले के उसमें रख लीजिए। लेकिन जब जब आप नई दवाई बनाते हैं, जब जब आप नया फार्मूलेशन तैयार करते हैं, उसको किताब में जरूर पढ़े। आपने मान लीजिए 3 फार्मूले बनाए, 3 चीजों को मिक्स करा, S1L1 और S1L1A3। अब ये क्या क्या दवाइयां कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से काम कर रही हैं, अगर आपको पता है तो आपका फाइनल फार्मूला तैयार हो जाएगा, और जहां उसकी आवश्यकता होगी वहां आप उसे आसानी से दे सकते हैं। तो बनाने के बाद एक बार जब आपका फार्मूला पास हो जाए कि 50, 100, 200, 500 पेशेंट पे वो काम करने लगा है, तो आप उसको फाइनल फार्मूला बना के फिर उसकी स्टडी की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको तब तक रट चुका होगा। तो जितना आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। यस सर, सर आई हैव डायडम। डायडम एक बेस्ट किताब है, बट उसके लिए एक अच्छी हिंदी पे पकड़ बहुत जरूरी है। सर हिंदी आई नो, बट एक्चुअली इसको पढ़ने का तरीका मुझे सर ने कहा था। मैं अभी गई थी पटना में सर के पास, प्रभाकर सर के पास। तो हम्म, वो काफी बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने समझाया तो, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो आई मीन नाउ ही इज 87 ईयर ओल्ड। तो वो जी। जो बोल रहे थे कांपती सी आवाज में, समझ में तो नहीं आया मुझे, बट हाँ मतलब वो एक तरीका बता रहे थे कुछ डायडम को पढ़ने का, बट आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या समझाने की कोशिश देखिए कर रहे हैं। डायडम जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड बुक है, जो हम्म। काम तो तुरंत करेगी, लेकिन इसके जो आप ये समझिए कि ये हायर डेल्यूशंस पे लिखी गई किताब है। हायर करेक्ट। डेल्यूशन का मतलब आप ये मान के चलिए, ये फिफ्थ हम्म। डेल्यूशन से ऊपर के रिजल्ट देती है, और हम्म। तुरंत देती है, अच्छे देती है। तो करेक्ट। मेरे हिसाब से जो स्टार्टअप में है, जो शुरू कर रहे हैं, उनके लिए डायडम ज्यादा यूजफुल बुक नहीं है। हम्म। उनके लिए जो बेस्ट टेक्निक है पढ़ने की, वो मजहर हुसैन की किताब ज्यादा अच्छी है। हाँ सर, काइंडली शेयर इन द ग्रुप, तो हम लोग परचेज कर लेंगे। मैं डाल दूंगा उसकी फोटो। जी, थैंक यू सर। हाँ, उसमें क्या है, आपका कंपैरिजन है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी चीज और है, जो भी आपको पढ़ा रहा है या जो आपको बता रहा है, आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर कीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, चीजें समझ नहीं आती। अब मैंने आपको सिंपल शब्दों में ये बता दिया है कि S1 लिम्फ की रेमेडी है, S2 ब्लड की रेमेडी है। आप इसको कितना भी एलोबरेट कर सकते हैं, पर जिससे आप पढ़ रहे हैं, अगर उसने ही आपको ये बता दिया कि आपने सिर्फ इसको इस नजरिए से देखना है, तो आपको चीज तुरंत रट जानी चाहिए कि इस नजरिए से देखना है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये देखिए, बॉडी में लिम्फ कहाँ होता है, कौन सा ऑर्गन है जिसमें लिम्फ नहीं है, बताइए। कोई बॉडी का ऑर्गन है जहां पे लिम्फ ना होता हो? बोलिए। देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी रीड करके चले जाऊंगा, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। आई गेस कानों में किसी भी तरह का आई थिंक लिम्फ नहीं होता है। देखिए, लिम्फ क्या होता है, आपके जो सेल्स होते हैं उसके आसपास एक इंट्रा सेलुलर स्पेस पाया जाता है, उसके अंदर एक जल द्रव्य भरा रहता है। मालूम है ये बात? यस सर। वो जो जल द्रव्य है हम्म। वही लिम्फ है। अब आप ये साइटोप्लाज्म। बताइए। जी, साइटोप्लाज्म। अब ये बताइए, हाँ। क्या आप इसको किसी चीज से सेपरेट कर सकते हैं? नो वे सर, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यानी जब भी जल द्रव्यों में कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो कौन सी रेमेडी यूज होनी चाहिए? हमें तुरंत ये चीज समझ आने आ जानी। लिम्फेटिक ही यूज करेंगे ना सर हम, जो लिम्फेटिक। लिम्फेटिक नहीं यूज करेंगे, S1 यूज करेंगे। S1, हाँ लिम्फ वो जी, लिम्फेटिक की जो जी। लिम्फेटिक कब यूज करते हैं उसका भी बताऊंगा मैं तरीका। अब यहाँ पे मैं आपको ये पढ़ाऊं, ये जितने भी आपके कठोर अंग है, जब उसमें बाहर की तरफ
परेशानी आए, कठोर अंग जैसे हृदय, स्प्लीन, किडनी, इनमें बाहर की तरफ जब प्रॉब्लम आती है, बाहरी अंगों पे प्रॉब्लम आती है, मतलब बाहरी लेयर पे प्रॉब्लम आती है, तो S1 का प्रयोग किया जाता है। और स्ट्रक्चरल बोलेंगे सर इसको? स्ट्रक्चरल बोलेंगे इसको। यस और सर। जब इसके अंदर के ऑर्गन की तरफ प्रॉब्लम आती है, यानी जैसे अगर मैं ये कहूं कि किडनी की बाहर की लेयर में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें स्टोन्स बन रहे हैं, तो आप S1 का प्रयोग कीजिए। बट अगर मैं ये बात बोलूं कि उसके फंक्शन में बैक साइड में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे किडनी का बाहरी स्किन है, वैसे ही आंतरिक स्किन भी होगी जो बहुत सॉफ्ट होगी, अगर यस सर। उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप S1 का नेगेटिव डाइल्यूशन यूज करेंगे। अब चीज एक ही है, लेकिन हम्म। उसमें लिखने का तरीका बदला। हम्म। दूसरी चीज, अगर अंदर की तरफ प्रॉब्लम आ रही है तो आप S2 भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज, जैसा मैंने बताया कि जब भरे अंगों के बाहरी लेयर पर प्रॉब्लम आई, आपने S1 का प्रयोग किया। इसी तरीके से जो खोखले अंग है, जब उनकी इंटरनल लेयर में प्रॉब्लम आएगी, तब भी आप S1 का ही प्रयोग करेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन का। तो जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे हम उसे S1 से जोड़ें चाहे S2 से जोड़ें, मैं सॉरी, मैं सिर्फ S1 की बात करता हूँ। जितने भी हमारे ऑर्गेनल सिस्टम्स हैं जहां पे लिम्फ की बात होती है, वहां पे आपको S1 रेमेडी का प्रयोग करना है। अब उनको मैं अलग अलग सिस्टम्स में जोड़ूं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में फायदा करती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में फायदा करती है, ये आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है इसमें फायदा करती है। तो आप उसको कंबाइन करने के लिए हर चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। पर मैं अगर ये बोलूं कि आपकी बॉडी में जहां लिम्फ की बात होगी, जहां लेयर की बात होगी, फर्स्ट लेयर की, मैंने ये बताया था सैंडविच की तरह देखिए इसको, तो जहां फर्स्ट लेयर की बाहर ब्रेड की बात होगी, वहां पे आप S1 प्रयोग करेंगे। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑर्गन कोई भी हो, बॉडी पार्ट कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, S1 मेन रेमेडी होगी। अब S2 का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो मैंने उसमें कंपैरिजन बताया था कि जब भी हम फर्स्ट पार्ट पे हमें इश्यूज हों, जैसे सुबह जल्दी उठने पर, मुंह द्वारा डकार आने पर, किसी काम की शुरुआत करने में, तो हम S1 रेमेडी का प्रयोग करते हैं। वहीं सेकंड सेकंड हाफ में हमें इश्यूज आते हैं, तो हम S2 रेमेडी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 3-4 लाइनों में ही आपकी S1 रेमेडी खत्म हो जाएगी। फिर आपको बहुत बड़े बड़े पार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में S1 को यूनिवर्सल रेमेडी बोल दिया गया कि भाई ये यूनिवर्सल रेमेडी हर केस में चलती है। अब इसके लिए एक मोटा बिंदु और बता दिया गया कि अगर आपको ये नहीं समझ आता कि ये फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है, तो आप उसके लक्षण देखिए कि जब भी कोई व्यक्ति S1 लेता है और उसको खाने के बाद व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, पसीना आ जाए, घबराहट होने लगे या सिर में चक्कर आने लगे, ये लक्षण है, तो आप इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति S1 की स्ट्रेंथ को झेल नहीं पाया। तो या तो डाइल्यूशंस को नीचा कीजिए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन बेस्ट है कि आप उसको S2 रेमेडी दे दीजिए। इस तरीके से उसको कंप्लीट कर दिया गया। अब ये बताइए S1 हमारी कितनी लंबी रही। यहाँ पे आपको जितना ज्यादा डेप्थ में देखने की, बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जानकारी होगी, S1 उतने अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। सर S1 यूनिवर्सल रेमेडी है, लेकिन इंडियंस के लिए भी यूनिवर्सली काम करेगी? देखिए बिल्कुल काम करेगी। क्योंकि सर ये कंट्रोवर्शियल है, मैंने सुना है कि S1 के बारे में। क्योंकि ये S1 यूनिवर्सल वहां बनाया गया था इटली में, क्योंकि वहां का वेदर बहुत ठंडा था, वहां की वनस्पति अलग है, लोग अलग है, उनके टेम्परामेंट्स और उनके व्यवहार अलग है, तो उसके हिसाब से S1 उन लोगों के लिए यूनिवर्सल रेमेडी है। मैं आपको एक बट होमवर्क दूं, आप करेंगे? हाँ, यस सर, 100%। ओके। आप कल जितने लोगों से मिले, शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, उनकी आंखों का रंग देखिएगा। जी। आंखों का जो एक तो होता है हमारी पुतली, जो ब्लैक कलर की हम्म। छोटी सी होती है, और एक उसके बाहर हम्म। का सर्कल होता है। करेक्ट। ये भूरा होता है, काला होता है, जी सर। नीला होता है, हरा होता है। इंडिया में जी नीले और हरे तो शायद आपको मिलेंगे ही नहीं। हाँ सर, मेरे हमारे क्लिनिक पे 4-5 आ चुके हैं। वो ग्रीन वाले और ऐश्वर्या राय वाली आंखों वाले में आ चुके हैं सर, 3-4। अच्छा, नॉर्मली जो है, मतलब एक 100 में से बात करें तो इक्का दुक्का जी होगा जो जी होगा। जी जी। तो हम इनको तो छोड़ ही देते हैं, लिम्फेटिक नेचर है सीधा सीधा ये। जी 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 जी। ठीक है। अब आ जाइए, आपके पास एक भूरी आंखें हैं, काली आंखें हैं।
आपने कल ये नोट करना है कि आपके क्लिनिक में जो व्यक्ति आ रहे हैं वो भूरी आंखों वाले हैं या काली आंखों वाले हैं। जो भूरी आंखों वाले हैं वो आपके एग्रेसिव नेचर वाले व्यक्ति होते हैं, एक्टिव होते हैं, और जो काली आंखों वाले होते हैं वो लिम्फेटिक नेचर के होते हैं। ठीक हाँ, है। ओके। जी। अब भूरी आंखों वालों के लिए आपका S1 चलेगा और ब्लैक आंखों वालों के लिए आपका S2 चलेगा। ठीक है। हाँ, करेक्ट सर जी। एक मिनट आयशा जी, एक मिनट। अब आपने क्या करना है, कल होमवर्क करना है। सुबह से लेके आज शाम तक आपके पास कितने लोग आए और उनमें से कितने परसेंट व्यक्ति थे और उनको कौन सी दवाई दी जानी चाहिए थी। मतलब भूरी आंख वाले के लिए S1, ब्लैक आइज वाले के लिए S2। S2। आपको कल ही इस बात का उत्तर मिल जाएगा। हाँ, ओके सर। ठीक। होमवर्क करेंगे ना आई आप? डू इट। यस सर, 100%। ओके। जी ओके। आयशा जी बोलिए। सर टेम्परमेंट देखने के लिए ये ओनली ये सिम्टम बस है हाँ, ये पूरी टेम्परामेंट का एक सिम्टम है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। ओके ओके 100% सर ब्लैक सर ब्लैक ब्लू ग्रीन ये कैटेगरी में लिम्फेटिक कैटेगरी में रखे जाना सर। हाँ, ब्लैक ब्लू ग्रीन ये लिम्फेटिक कैटेगरी होती है। ओके हालांकि ओके इसमें थोड़ी बहुत मिक्सचर होती हैं, प्रॉपर कोई भी नहीं होता। यस सर मैं देखी थी सर मैक्सिमम पेशेंट है 99% मिक्सचर ही है सर। मिक्सचर ही होते हैं। 99.99% मिक्सचर होते हैं, वो इक्का दुक्का होता है जो बहुत हाईली होता है। ठीक है। अब यस जैसे आपने ब्लैक ब्लू ग्रीन बोला, ब्लैक आपका लिम्फेटिक में चला गया, ब्लू कलर आपका जो हो गया वो ठंडा हो गया, लिम्फेटिक का हो गया, लेकिन जो ग्रीन हो गया वो न्यूट्रल हो गया, तो ये अग्रेसिव की तरफ चला जाएगा। इसमें S1 के गुण मिलेंगे आपको, हाइपरनेस मिलेगी इन लोगों में। सर ग्रीन को सर। जी। ओके ठीक है। लेंस नहीं होने चाहिए, नेचुरल आई शेडो होनी चाहिए। कुछ लोग लेंस लगवा लेते हैं, तो उनसे पूछ लीजिएगा लेंस तो नहीं लगवा रखा, अगर लेंस लगा है तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। सर लेंस फैशन के लिए लगाते हैं सर। जी 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 जी। ओके ओके ठीक है। अब यहां पे हमने जो बात करी ये आपकी रेमेडीज हैं फंक्शनल। जब भी फंक्शंस में दिक्कत आएगी तब आप इन रेमेडीज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ये? यस सर। जी सर क्लियर है जी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। और सर एक क्वेश्चन और है मेरा, ये आपने कहा ये एनाटॉमी, जितना अच्छा हमको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आएगा उतनी जल्दी हम इन मेडिसिन के इम्पैक्ट को समझ पाएंगे। हाँ, तो गहराई से ये समझ पाएंगे। एनाटॉमी कैसे हमारा हेल्प करेगा सर, ये इसका काम समझने में हमको? मैम, एनाटॉमी सीखने के लिए आपको टीचर की हेल्प की जरूरत होती है। नहीं पर सर, क्या? एनाटॉमी जैसे हमने पढ़ा हुआ है, तो वो एनाटॉमी ये कैसे बताएगा मुझे कि ये S1 का मतलब ऑर्गन के हिसाब से कि ये यहाँ जा रहा है या ये काम कर रहा है या ये चीज बढ़ा देगा? ओके। मैंने ये बताया था जितनी भी आपकी ब्लड की रेमेडीज होती हैं वो बॉडी के लेफ्ट साइड पे काम करती हैं। यस सर। अब कोई आता है वो कहता है कि भाई मुझे लिवर में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले राइट तो साइड। आपको पता होना चाहिए कि ये राइट साइड है, यहाँ पे हमें कौन से ग्रुप का इस्तेमाल करना है। तो करेक्ट। पहली रेमेडी जो चुनी जाएगी वो इस तरीके से चुनी जाएगी। जी। फिर उसने बोला कि भाई मुझे लीवर में दिक्कत है, तो हम लीवर हम्म। के लिए रेमेडी लेंगे, तो यहाँ पे लीवर कहाँ लिखा हुआ है? राइट। हमने सीधा उठाया S5। हम्म। अब उसने कहा जी वहां पे गर्मी बहुत है, या आपने हम्म। अनुमान लगाया कि वहां पे गर्मी बहुत है, तो गर्मी करेक्ट। कम करने की रेमेडी कौन सी है? वो भी S5 है। हम्म। तो यहाँ पे आपने देखा कि लीवर में इशू है, लीवर का साइज सिकुड़ गया है। अब यहाँ पे हम्म। किसी रिपोर्ट में नहीं आएगा सिकुड़ा हुआ, क्योंकि 2 जगह हम्म। गर्मी मिली है हमें। तो इसका हम्म। मतलब ये है कि उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में दिक्कत है, तो आप दोनों में S1 दिक्कत, का इस्तेमाल करेक्ट। करेंगे। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे गर्मी जो है वो वायु से संबंधित है, जल से संबंधित है, या फिर ब्लड से संबंधित है, लिम्फ से हम्म। संबंधित है। अब हम्म। गर्मी है तो नेचुरल सी बात है, ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा। हम्म। फ्लो कम करने करेक्ट। के लिए आप कौन सी रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे? मतलब जो सब ए मतलब ग्रुप हाँ जी। ए ग्रुप सर। S1 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा यहाँ पे, आप ए ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन A1 A2 और A3 किसका इस्तेमाल करेंगे? A1 आपकी नसों को फैलाती है, A2 वेन्स पे काम करती है, और A3 ब्लड पे काम करती है। सर आई थिंक A1 होना चाहिए, क्योंकि वो नसों को फैलाएगी तो ब्लड का फ्लो धीरा स्लो हो जाएगा। चलिए,
अब देखिए यहाँ पे आप A1 और A3 दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। A1 क्यों? हम्म, जब आपकी नसें फैलेंगी तो नेचुरल सी हम्म, बात है ब्लड आएगा, हम्म, पर वहां पे हीट अगर जनरेट हो रही है और हम्म, बार बार हीट जनरेट हो रही है तो नसों को फिर से सुखा देगी, तो वो समस्या बनी करेक्ट। रहेगी। जी। तो यहाँ पे आप A1 का इस्तेमाल करेंगे तो A3 का सेपरेटली इस्तेमाल आपको करना ही होगा, और नहीं जी। तो सीधा अगर आप एक ही ग्रुप की मेडिसिन देना चाह रहे हैं तो A3 का नेगेटिव डोज दे सकते हैं। जी। दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। उसके हम्म। बाद वहां पे गर्मी बढ़ी हुई है तो पानी चाहिए, यस। नमी चाहिए। नमी कौन सी रेमेडी देती है? अगर S1 नमी सुखाने का काम करती है तो S1 नमी दे भी तो सकती है। सर S2 देगी ना सर नमी? S2 भी नमी दे सकती है, ठीक है। लेकिन हम्म। नमी बनाने का जो काम है वो लिम्फेटिक वो करती है, L1 करती है, लिम्फेटिक ग्रुप का। लिम्फेटिक करता है। तो आप हम्म। S1 नेगेटिव डोज, S2 पॉजिटिव डोज और लिम्फेटिको किसी को भी ले सकते हो। अगर आप ग्रुप बना रहे हो तो लिम्फेटिको बेस्ट है, अगर आप सेपरेट देना चाह रहे हैं तो S2 और S1 बेस्ट है, ठीक है। सर यस। एक मिक्सचर में हम कितने मेडिसिन मिला सकते हैं सर? जितने आप मिलाना चाहो उतने, लेकिन जितने ज्यादा मिलते जाएंगे मेडिसिन उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। उसके बाद देखिए, क्या नर्व्स में गर्मी है या नहीं है? गर्मी है, नेचुरल सी बात है। नर्वस सिस्टम में गर्मी आई तभी ये दिक्कत हुई, F1 की रेमेडी मिला दी। अब न्यूट्रलाइज करना है तो इलेक्ट्रिसिटी मिला दीजिए। गर्मी कम करनी है तो येलो, न्यूट्रल करना है तो व्हाइट, रिपेयर करना है तो ग्रीन, सिकोड़नी है तो ब्लू। इस तरीके से आपकी रेमेडी का निर्माण हो गया कि लिवर सिरोसिस में आप इस तरीके की रेमेडी का बना सकते हैं, ये डाइल्यूशन बनेगा। तो हमें बहुत ज्यादा हायर डाइल्यूशंस में जाने की जरूरत नहीं है। और यदि आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिकल सिस्टम में चलते हैं जो कि आजकल चल रहे हैं, तो डाइल्यूशन 30 दे दो, डाइल्यूशन 100 दे दो, 500 दे दो, इन सब की जरूरत नहीं है इतना ऊंचा जाने की। मैक्सिमम 10 तक डाइल्यूशन हमारे रिजल्ट ले आते हैं। क्लियर? यस सर। हाँ। क्लियर। पर हमें इसके बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है कि इसमें हमें कौन सी रेमेडी बनानी है। जब आपका पेशेंट आपके पास आता है वो आपसे एक खास पैटर्न पे बात करता है, ब्रेन पैटर्न्स को नोट कीजिए। अगर उसमें होप की उम्मीद है, होप ला चुका है या होप खो चुका है, तो S11 आपकी एक मेन रेमेडी बननी चाहिए। ये आप उसे सिंगल डोज में या 2 या 3 दिन या 5 दिन का डोज दे सकते हैं। 5 दिन में देखेंगे कि उसकी सोच में परिवर्तन आ गया है। जैसे ये परिवर्तन दिखाई दे, आप रेमेडीज को बंद कर सकते हैं और बाकी की जो जरूरी रेमेडी है वो दे सकते हैं, ठीक है। यस। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा बताऊंगा वो बिल्कुल एक अलग चीज बताऊंगा जो आपने इलेक्ट्रोपैथी में कहीं सुनी देखी सुनी नहीं होगी, और बहुत आसान तरीके से समझा सकता हूँ बशर्ते आपके पास क्वेश्चंस हो। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो आपको मेरी कोई भी बातें प्रॉपरली समझ में नहीं आएंगे। चलिए, आज का हमारा टाइम हो गया। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग क्लास बंद करते हैं। सर एक ठीक। ऑर्गन हीट में है या कोल्ड में है करके हम कैसा नोट कर सकते हैं सर? देखिए, ऑर्गन अगर बड़ा हो गया है, ऑर्गन स्ट्रक्चरली अपने साइज में बड़ा हो गया है, तो वो कोल्ड में है, हम उसको हाइपो कंडीशन बोलते हैं। और अगर ऑर्गन अपने साइज से छोटा हो गया है तो वो हीट में है, हम उसको हाइपर कंडीशन बोलते हैं। सर हाँ जी। फंक्शन से सर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगा सर? स्ट्रक्चर डैमेज होने से फंक्शन में प्रॉब्लम आएगा सर? दोनों वाइस वर्सा होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो फंक्शन में आती है, फिर वो ऑर्गन में जाती है, स्ट्रक्चर में आती है। लेकिन कई बार डीएनए चेंजेस की वजह से, उम्र बढ़ने की वजह से, गलत खान पान की वजह से स्ट्रक्चर में अंतर आता है जिससे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि मुर्गी पहले आई या अंडा? इस पचड़े में पड़ने से अच्छा है आप उस अवस्था को देखिए जो पेशेंट आपके पास लेके आया है। जो चीज आपको नजर आ रही है, स्ट्रक्चर और फंक्शन, उस पर काम कीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। बेटर रिजल्ट पाना चाहते हैं तो पहले बेसिक रूप से फ्रंट की कंडीशन को बेटर कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि बैक में ऑपोजिट फंक्शंस चल रहे हैं, आपने उनको भी हील करना है। अगर वो हील कर दिए तो फ्रंट पोजीशन अपने आप ही ठीक हो जाएगी। नहीं तो अगर आपने फ्रंट पोजीशन ठीक कर भी दी
तो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद वो पेशेंट किसी दूसरे डॉक्टर के पास बैठा मिलेगा आपको। यस सर। सर ये हमारे ईएच में प्लेसिबो के लिए भी कुछ होता है क्या? S11 अच्छा, वो प्लेसिबो के लिए भी काम करेगा? मैंने कहा ना, S11 आपकी होप की रेमेडी है, उम्मीद की रेमेडी है। मतलब डिप्रेशन में भी ये काम करेगा सर? S11 काम करती है, लेकिन डिप्रेशन हम्म की कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि आप हम्म डिप्रेशन में अग्रेशन है या डिप्रेशन में हम्म डिप्रेशन है। एक हम्म व्यक्ति अंधेर में रहना चाहता है, रोते रहना चाहता है, बात नहीं करना चाहता, आत्महत्या करना चाह रहा है, तब तो हम्म आपकी जो स्टिमुलेटर्स होती हैं जैसे S1, हम्म C1, ये हम्म रेमेडी काम करती हैं। हम्म लेकिन अगर वो एग्रेशन में जा रहा है, सामने हम्म वाले को मारने की कोशिश कर रहा है, हम्म सामने वाले को कट देना चाहता है, अपने आप को कट लगाना चाहता है, तो ये फिर होप की रेमेडी बन जाती है। वो किसी उम्मीद से दुखी है जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हुआ है, तो यहाँ पे फिर S11 काम करती सर ओके। वही भी हम इस साइको इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को वही दे सकते हैं ना सर? है। मैम साइको प्रॉब्लम्स भी आपकी हाइपो हाइपर अवस्था में बांट दीजिए। जैसे साइको अवस्थाओं के लिए, ब्रेन की अवस्थाओं के लिए S1, C1, F1 इनके फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं, ये स्टिमुलेटर्स होते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्टिमुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो नेगेटिव डाइल्यूशन इंस्टेंट कंडीशन को रोकने का काम करेगा, पॉजिटिव डाइल्यूशन उसको एकदम से रोक देगा। तो हमें ये देखना है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, हम उस पर क्या काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से उस डाइल्यूशन का चयन करते हैं। कॉमन पैटर्न यही है, S1, C1, A1, F1 ये आपके स्टिमुलेटर के रूप में काम करता है ब्रेन के लिए। आप किसी को नींद में ले जाना चाहते हैं तो F2 WE का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, पर ये पिलाया नहीं जाता, लगाया जाता है। अगर आप पिलाना चाहते हैं तो 10 बुक WE की पिला दीजिए, सेकेंड डाइल्यूशन नींद आ जाती है। थोड़ा जल्दी लानी है तो फर्स्ट डाइल्यूशन भी बेटर है। सर फोरहेड पर लगाना पड़ेगा सर? हाँ, फोरहेड पे लगा, हथेलियों पे लगाया जाता है बेसिकली, ओके हथेली और पैरों पे। ओके। सर इसमें भी जो एक्यूप्रेशर में हमारे ऑरिकुलर और एक्यूप्रेशर में जो पॉइंट्स होते हैं, वो भी हेल्पफुल होते हैं कि सर हमारे इसमें ईएच में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको हम्म एक्यूप्रेशर और ऑरिकुलर की अच्छी जानकारी है तो इन्हीं जी। पॉइंट्स पर आप ईएच की रेमेडीज लगाइए, बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। हाँ वही सर, जैसे ब्रेन के पॉइंट हैं तो 3-4 पॉइंट मुझे मालूम है। हाँ तो अगर हथेलियों में जो हमारे पॉइंट है ब्रेन वाले, तो उस पर डायरेक्टली अगर हम ये मेडिसिन लगा दें तो इट विल वर्क? हाँ, काम करती है, लेकिन इसमें जी। क्या है कि आपकी जो रेमेडी है वो उसमें इथाइल अल्कोहल में बनी होनी चाहिए, क्योंकि इथाइल बॉडी के अंदर ओ। बहुत जल्दी आत्मसात हो जाता है। हम्म। हाँ, अच्छा सर, ये भी तो बहुत कंट्रोवर्शियल है ना। आई मीन जैसे मैटी जी ने तो कहा था कि हमारी डीडब्ल्यू के अलावा मेडिसिन किसी चीज में बनाई नहीं जानी चाहिए, लेकिन आजकल तो सब लोग आरएस में और रेक्टिफाइड स्प्रेड में बना रहे हैं। एक्चुअली जिस फार्मूलेशन पे उन्होंने मेडिसिन बनाई थी, उन फार्मूलेशंस पे आज की डेट में कोई भी मेडिसिन नहीं बनाएगा, और यदि बनाएगा तो उसमें सालों का मेहनत चाहिए, पैसा चाहिए। इतना आज की डेट में किसी के पास नहीं है, और वो एक रिच आदमी थे तो पैसा खर्च कर सकते थे। ठीक है, ओके, मतलब वो अगर आरएस में एक मेडिसिन बनी है तो मतलब उसमें कोई खराबी नहीं है? नहीं, कोई खराब नहीं। ओके। आप जो खाने की मेडिसिन बनाते हैं सारी आरएस पे बेस होती है। आप उसमें वो कैसे बना सकते हैं, पानी के अंदर कैसे मेडिसिन बना सकते हैं, जो गोलियां होती है, टैबलेट्स होती है। और यदि आप पानी में मेडिसिन बनाना चाहते हैं तो उसमें मेहनत बहुत लगेगी। इतनी मेहनत आज की डेट में कोई भी नहीं करना पसंद करेगा। ये सर वो ग्लोब्यूल पूरे गल जाते हैं, वो तो गल जाते हैं, खराब हो तो उसको जाते पूरा हैं। उसे भावनाएं दी जाती है पानी की। भावनाएं यस देने सर। पे वो एक्टिवेट होगी, और भावना देने के हम्म लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आप किसी आयुर्वेदिक दवा वाले को जानते हैं तो उससे पूछिए कि अगर हमें किसी आंवले के रस में आंवले की भावना देनी हो तो क्या प्रोसीजर होता है। अरे सर बहुत मेहनत लगती है। बहुत मतलब मेहनत लगती जब हम त्रिफला को भावना देते हैं तो हालत खराब हो जाता है। मैं लाइक मतलब तोड़ने से लेकर बनाने तक कितना बहुत है सर, उसमें तो फीलिंग और वाइब्स का ही है। तो खेल होता है पूरा। सेम चीजें इसमें काम कर रही हैं। ये भी कोई अलग पैथी नहीं है, आप इसे भी प्राकृतिक चिकित्सा में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये है कि इसका फायदा कि ये साइड इफेक्ट्स नहीं देती। इंस्टेंट अगर कोई ये दे भी दे तो वो कवर अप हो जाता है। तो हम इस पे भी बात करेंगे कि S1 और इस ग्रुप के कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, और इनको कैसे पहचान के कैसे रोका जा सकता है। ये सर एग्रेवेशन भी होता होगा शायद किसी चीज में? सब मेडिसिन में होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होता, इसमें भी होता है। हाँ, वो मेडी जी ने कहा था ना, या तो आपको मेडिसिन का सिलेक्शन ठीक नहीं है या डाइल्यूशन ठीक नहीं है, दो ही गलतियां आप कर रहे हो। देखिए, अगर एग्रीगेशन हो रहा है जी। तो आप समझिए आपकी मेडिसिन का चयन बिल्कुल ठीक है, डाइल्यूशन गलत है। यस। ओके। मतलब आपने मेडिसिन तो सही चुनाव किया है, क्योंकि मेडिसिन काम हम्म करने लगी है।
लेकिन उसका जो प्रभाव है वो हम्म। उल्टा पड़ रहा है, आपने दूसरा प्रभाव देना है, उसको पलट देना है, तो आप उसका डाइल्यूशन चेंज कीजिए, प्रभाव पलट जाएगा। नॉर्मली ईएच में जो प्रैक्टिस करते हैं उनको सबसे पहली शिकायत यही होती है, भी हमने वो दवाई दी, पेशेंट की कंडीशन तो और खराब हो गई, वो घबरा के मेडिसिन चेंज कर देते हैं, बनस्पत उसके वहां पे S1 का डाइल्यूशन का प्रयोग करके उसके बाद फिर अपनी उसी मेडिसिन को लोअर डाइल्यूशन में दे देना चाहिए। अगर वो नेगेटिव थी तो पॉजिटिव कर दे, पॉजिटिव थी तो नेगेटिव कर दे। फिर ऐसा भी हो सकता है ना, अगर मेडिसिन को अगर डाइल्यूट करना है तो हाफ कप हॉट वाटर में या नॉर्मल वाटर में भी दिया जा सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हम्म। पर बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं बोलूंगा, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो अपने डाइल्यूशन जी। 1 to 10 बना के रखें, और ओके। जो डाइल्यूशन आपने देना है पेशेंट को, जैसे थर्ड जी डाइल्यूशन देना है, तो जी। कुछ प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, सेकंड डाइल्यूशन यूज करते हैं, कि वो कहते हैं थर्ड डाइल्यूशन पेट में जाएगा। पर मेरा मानना करेक्ट। ये है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, अगर मुझे थर्ड डाइल्यूशन देना है तो मैं थर्ड डाइल्यूशन देता हूँ, भले ही वो फोर्थ बन के जाए। उससे क्या होगा कि एग्रीवेशन के चांस कम हो जाते हैं और रिजल्ट का मुझे अनुमान लग जाता है, क्योंकि मेडिसिन रोग की मात्रा से कम गई, तो तुरंत अनुमान लग करेक्ट। जाता है कि हमें इतनी देर में ये चीज कवर करनी है, तो हम उसी के हिसाब से फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बना देते हैं। हम्म। पेशेंट को हार्डली आप मान के चलिए 1 दिन में 2 दिन में आराम आ जाता है। 2 दिन तो बहुत करेक्ट। ज्यादा होते हैं, 1 ही दिन में हम्म। आराम आ जाता है, अगर मेडिसिन सही चुनाव हो तो। और करेक्ट। ये जो टाइफाइड का पेन होता है, लंग्स के छाती के पीछे जो कमर में दर्द आ जाता है, टाइफाइड के पेशेंट को आता है जब सूजन बढ़ जाती है। अगर आप, करेक्ट। हाँ, आपने पेशेंट देखा हो तो हम्म उसको अगर एलोपैथिक दवाई दी जाए तो उस चीज को रिकवर होने में 4 से 5 दिन लगते हैं। हम्म। सेम इलेक्ट्रोपैथी की दवा अगर आप हायर डाइल्यूशंस में चले जाते हैं, नियर अबाउट हम्म 38 डाइल्यूशन, वो दवा, हम्म आपकी 1 चम्मच दवा जैसे ही शरीर में जाएगी, विद इन 30 सेकेंड्स उसके पेन को अप्रोक्सीमेटली 70-80% कम कर देगी। ये हम्म इलेक्ट्रोपैथी की दवा का मैजिक है। हाँ, ये एक अलग बात है कि उसके ऊपर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ही असर रहेगा उस दवा का, उसके बाद उसका हम्म असर खत्म हो जाएगा, दर्द दोबारा आ जाएगा। तो उसके हम्म बाद आपने उसको कंटिन्यू कर देना है, तो दवा बार बार हम्म देने से शाम तक उसको शाम तक उसको आराम आ जाएगा, बुला देता। हम्म। चिकनगुनिया में भी सेम ऐसे ही होता होगा सर? हाँ, चिकनगुनिया में भी सेम होता है। चिकनगुनिया में आपने देखा होगा, डेंगू चिकनगुनिया बेसिकली ये क्या नाम, किसी को हुआ है तो 2 साल के हम्म। बाद भी उसके शरीर में, ऑर्गन्स में दर्द नहीं है। सर प्लेटलेट्स का तो उसका काउंट, प्लेटलेट्स तो बहुत ही गड़बड़ होते हैं उसके। हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो स्टूमुलेटर होते हैं, ब्लड बनाने वाली दवाइयाँ हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। सर आई थिंक वहाँ पे कोई है, बाइंड अप करते जी, हैं अभी, वैसे भी 8-5 हो गए। थैंक यू सो मच सर, गुड। गुड नाइट। सर जी जी आयशा जी। हायर डायलेशन के लिए बोले थे ना सर, हम 5 5 मिनट्स को अब वो 5 मिनट्स तक का उसका रिजल्ट आता का बोले थे ना सर, हम फ्रीक्वेंटली दिए जा सर हायर डायलेशन? हाँ जी, हायर अच्छा डायलेशन सर। फ्रिक्वेंटली देने की जरूरत नहीं होती। पता सर थोड़ा देरी देरी छताना टाइफाइड में दर्द में बोले थे ना सर। हाँ, इस केस में आप हायर डाइल्यूशन फ्रिक्वेंटली दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको जो टाइम ड्यूरेशन रखनी है, जैसे आपने 1 चम्मच उसको पेशेंट को दवा दी है, उसके बाद कम से कम तब तक रुकना है जब तक उसको पेन दोबारा क्रिएट ना होने लगे। जैसे ही पेन दोबारा क्रिएट होने लगे, दोबारा मेडिसिन दे दीजिए। तो ये फ्रीक्वेंसी रखी जाती है उसमें। ठीक है, यस सर। ओके, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर, गुड नाइट।